नेपाल में भीषण हिंसा तीसरे दिन भी जारी है, जिसके चलते नेपाली सेना ने देश में कानून व्यवस्था की कमान संभाली है। यह आंदोलन काठमांडू में 8 सितंबर को शुरू हुआ था। प्रदर्शनकारियों ने गुस्से में संसद भवन, सुप्रीम कोर्ट, राष्ट्रपति भवन और प्रधानमंत्री ओली के निजी आवास को आग के हवाले कर दिया। नेपाल के भविष्य पर अब सवाल है कि आखिर क्या होगा। सबकी नजरें इसी पर टिकी। विद्रोह, हिंसा, तख्तापलट, आगे क्या? नेपाल की बर्बादी का खौफनाक मंजर। नेपाल में जनजी आंदोलन भड़का है। युवाओं के विद्रोह की वजह से वहां की सरकार का तख्तापलट हो चुका है। प्रधानमंत्री अपने पद से इस्तीफा देकर अंडरग्राउंड है। वहां का माहौल काफी अराजक है। सोशल मीडिया पर ऐसी तस्वीरें हैं जो वहां के मौजूदा हालात को बयां करती हैं। नेपाल में युवाओं के आंदोलन के तीसरे दिन संसद भवन में अग्नि की तस्वीरें, काठमांडू में बर्बादी का मंजर जहां जली हुई इमारतें, गाड़ियां नजर आती हैं। सुप्रीम कोर्ट में अग्नि की तस्वीर, विदेश मंत्रालय से लेकर फाइनेंस मिनिस्ट्री तक हमला किया गया। नेपाल की राजधानी काठमांडू में अग्नि का कहर, वो आग जिसने नेपाल की ऐतिहासिक और राजनीतिक धरोहर को राख कर दिया। संसद से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक सत्ता और लोकतंत्र की पहचान धधकती लपटों में समा चुकी है। सिंह दरबार आग के हवाले कर दिया। कभी राजशाही का सत्ता केंद्र रहा सिंह दरबार आजादी के बाद नेपाल की प्रशासनिक धुरी बन गया। इसी इमारत से नेपाल के लोकतंत्र की बुनियाद रखी गई थी और आज ये पूरी तरह से आग की चपेट में है। चीन नेपाल की साझेदारी से बनी संसद राख हो चुकी है। नेपाल की संसद, जिसे चीन की मदद से आधुनिक रूप मिला था, वो संसद जो लोकतंत्र की आवाज थी, अब राख का एक ढेर है। ये हमला सिर्फ ईंट पत्थरों पर नहीं, नेपाल के राजनीति के भविष्य पर है। नेपाल का स्वास्थ्य मंत्रालय बर्बाद। आग से नेपाल का स्वास्थ्य मंत्रालय भी बर्बाद है। देश की स्वास्थ्य नीतियां जहां बनती थी, वहां सिर्फ धुआं बचा है। सुप्रीम कोर्ट में खाक हुई हजारों फाइलें। ये नेपाल का सुप्रीम कोर्ट है, न्याय की सबसे बड़ी कुर्सी। वहां भी हजारों फाइलें जलकर राख हो गई। फूंक दिया नेपाल का मीडिया हाउस। नेपाल का सबसे बड़ा मीडिया हाउस भी इस अग्नि का शिकार हुआ। जहां से जनता की आवाज उठती थी, वहां सिर्फ खामोशी का मंजर है। नजर आ रहा है तो धुएं का गुबार। नेपाल के 5 स्टार हिल्टन होटल में भी अग्नि हुई है और अब जो सामने है वो सिर्फ मलबा और आग के बाद का मंजर। जली हुई इमारतें और गाड़ियां। सिर्फ इमारत नहीं, सड़क किनारे खड़ी गाड़ियां भी आग के हवाले कर दी गई। चारों तरफ सिर्फ जली हुई इमारतें, राख में बदल चुकी गाड़ियां दिखाई दे रही हैं। हिंसक प्रदर्शनों के बाद कई जेल से कैदी हुए फरार। नेपाल में प्रदर्शनों का असर इतना गहरा कि नेपाल की कई जेलों की सलाखें टूट गई। कैदी मौके से फायदा उठाकर फरार हुए। हालात बिगड़ गए। अब नेपाल के भविष्य को लेकर कई सवाल हैं। हालात पर काबू पाने के लिए नेपाल की सेना सड़कों पर है। लोकतंत्र की पहरेदार अब सेना की बंदूकें बन गई हैं। नेपाल में भड़के युवा आंदोलन की कई बड़ी वजहें हैं जिन्होंने युवाओं को सड़कों पर उतरने के लिए मजबूर किया। सबसे बड़ी वजह बनकर उभरा सोशल मीडिया बैन। दूसरी वजह बनकर आई पिछले 4 साल में 3 बड़े घोटाले। तीसरी वजह पिछले 5 साल में नेपाल में 3 प्रधानमंत्री बदले गए, जिसमें शेर बहादुर देउबा, पुष्प कमल दहल और केपी ओली सत्ता में आए और गए। राजनीतिक अस्थिरता ने युवाओं का भरोसा तोड़ा। चौथी वजह बेरोजगारी दर 10% से ज्यादा हुई। 20% लोगों के पास आधी से ज्यादा संपत्ति रही। 5वीं वजह नेताओं की भाई भतीजावाद की राजनीति। बच्चों को विदेश यात्रा भेजा गया। बड़े ब्रांड का इस्तेमाल नेता करते रहे। ऊंचे पद पर बच्चों को बैठाया। युवाओं का गुस्सा भड़क गया। सोशल मीडिया बैन से लेकर भाई भतीजावाद तक हर वजह ने नेपाल के युवाओं को आंदोलन की आग में झोंका। नेपाल में बचे भारी उत्पात के बाद सड़कों पर सेना उतरी है। नेपाल के काठमांडू में सेना ने मोर्चा संभाला है। कई इलाके कर्फ्यू में है। नेपाली संसद सेना के कब्जे में है। शांति की कोशिशें हो रही हैं। केपी ओली प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे चुके हैं और अब देश के सामने कई सवाल खड़े हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, खबरें अभी तक।
अब बड़ा सवाल यह है कि आखिर कौन बनेगा नेपाल का नया प्रधानमंत्री। देश की राजनीति में अब इस सवाल का जवाब हर निगाह में। दो नाम सबसे ज्यादा चर्चा में। पहला नाम है बलेन्द्र बालेन शाह, काठमांडू के मेयर, जो पहले रैपर और कवि के रूप में युवाओं में लोकप्रिय रहे। भ्रष्टाचार के खिलाफ उनका रुख साफ है। उन्होंने जेनजी के आंदोलनों को समर्थन दिया है। उनका राजनीतिक सफर अभी शुरुआती है, लेकिन जनप्रियता उन्हें सबसे आगे खड़ा करती है। वहीं दूसरी तरफ है रवि लामिछाने, राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के संस्थापक और भ्रष्टाचार विरोधी राजनीति का प्रतीक हैं। उन्होंने पर्दे के पीछे से आंदोलन चलाकर 21 सांसदों को इस्तीफा देने पर मजबूर किया और ओली सरकार पर दबाव बनाया। तो बलेन्द्र बालेन शाह पहला नाम है जो भ्रष्टाचार विरोधी रुख अपनाते रहे हैं और उत्तराधिकारी के रूप में उनका नाम सबसे आगे है। अभी काठमांडू के मेयर हैं। अभी रवि लामिछाने उत्तराधिकारी की दौड़ में ये भी काफी आगे हैं। ये दो नाम मुख्य तौर पर सामने हैं। युवाओं के बीच काफी लोकप्रिय हैं रवि, और भ्रष्टाचार विरोधी राजनीति के प्रतीक। बेदाग विकल्प के रूप में उभरे हैं रवि। दो 2022 में राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी बनाई थी रवि ने, और आरएसपी विरोध प्रदर्शन के समर्थन में थी इनकी ये पार्टी।